हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सरफराज और आज के इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय संविधान का फर्स्ट लेक्चर, संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया। सो स्टूडेंट, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली एनडीए का प्रिपरेशन आप कर रहे हैं या इंडियन एयरफोर्स का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या नेवी की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो स्टूडेंट ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सीरीज़ होने वाला है। क्योंकि हम लोग इस पूरे लेक्चर सीरीज़ में इंडियन पॉलिटी के लगभग 20 से 25 चैप्टर्स कवर करेंगे और हमने इस पीडीएफ को बहुत ही कम साइज़ में प्रिपेयर किया है। स्टूडेंट, आपको बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। और वन लाइनर टाइप का ये हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप यूपी SSC पेट के एस्पिरेंट हैं, अगर इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये लेक्चर सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, या SSC या NTPC। कुल मिला के अगर बात ये कहा जाए, अगर आप किसी भी भारतीय प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें आपका इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय संविधान से प्रश्न आ रहा है तो आपके लिए ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट, ये लेक्चर आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर है भारतीय संविधान का, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया। मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ स्टूडेंट, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन ईज़िली मिल जाए। और स्टूडेंट, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे इस चैनल का नाम हिंदी मीडियम है और हम इसी सोच के साथ इस चैनल का स्टार्ट किया गया है कि हिंदी माध्यम के स्टूडेंट के लिए जो भी कंटेंट है हिंदी लैंग्वेज में, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोवाइड किया जाए ताकि उन्हें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में दिक्कत ना आए, ठीक है। सो स्टूडेंट, आज के लेक्चर का चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट लेक्चर इंडियन पॉलिटी का, भारतीय संविधान सभा। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर सीरीज़। देखिए, पहला पॉइंट्स है कि भारतीय संविधान सभा का सबसे पहले मांग कब हुआ, ठीक है। तो स्वराज पार्टी द्वारा मई 1934 में भारतीयों की ओर से संविधान सभा की डिमांड किया गया कि भारत का भी एक अपना संविधान होना चाहिए, जिससे कि आज़ादी के बाद हम अपने देश को उस रूल और रेगुलेशन के माध्यम से चला सके। उसी साल स्टूडेंट 1934 में संविधान सभा के गठन का जो विचार है वो एक वामपंथी नेता एम.एन. रॉय ने दिया। देखिए, ये दोनों डिमांड जो अंग्रेज़ों के सामने रखा गया था, ये अप्रत्यक्ष रूप से था, आधिकारिक रूप से नहीं था, ठीक है। मतलब ये एक डिमांड अपने अंदर ही किया गया था, अंग्रेज़ों के सामने ये डिमांड प्रस्तुत नहीं किया गया था। लेकिन अगर देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से 1935 में संविधान सभा की मांग की। मतलब अंग्रेज़ों के सामने सबसे पहली बार जो प्रपोज़ल रखा गया वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा 1935 में रखा गया, ठीक है। ये डिमांड अंग्रेज़ों के द्वारा स्टूडेंट मान लिया गया और भारत के संविधान सभा को तैयार करने के लिए भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान के निर्माण का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। ये क्रिप्स एक सदस्य थे ब्रिटिश मंत्रिमंडल के और वो भारत में एक योजना लेकर आए जिसे क्रिप्स मिशन कहा गया। हालांकि ये मिशन को फेल कर दिया गया, इस मिशन को अस्वीकार कर दिया गया मुस्लिम लीग के द्वारा, ठीक है। मुस्लिम लीग का डिमांड था कि हमारे लिए अलग से संविधान बने, तो इसने उस डिमांड को नहीं माना, इसीलिए यह प्रस्ताव फेल हो गया। फाइनली स्टूडेंट, कैबिनेट मिशन योजना आती है 1946 में। भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधि निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया। मतलब संविधान सभा 1946 को आती है भारतीय संविधान को निर्माण करने के लिए, ठीक है। आइए देखते हैं कि संविधान सभा अगले पॉइंट में क्या क्या उसका रूल और रेगुलेशन था भारतीय संविधान सभा को निर्माण करने में, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट स्टूडेंट, अगर देखा जाए
तो कैबिनेट मिशन इसका नाम इसलिए दिया गया कि जो यूके में यानी यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में जो वहाँ मंत्रिमंडल था उसी के 3 सदस्य भारत में आए, जिसमें पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एलेक्जेंडर, ये 3 सदस्य भारत में आते हैं और ये कैबिनेट के मेंबर होते हैं, इसलिए इस मिशन को कैबिनेट मिशन कहा गया। ठीक है, कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी। ठीक है, और बेसिकली प्रॉब्लम ये था कि चुनाव कैसे किया जाए या नॉमिनेशन कैसे किया जाए, तो जनसंख्या के आधार पर कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार जनसंख्या के आधार पर इसका चुनाव हुआ। ठीक है, अगला पॉइंट है कि जनसंख्या में कितने आधार पर प्रतिनिधि का निर्वाचन किया जाएगा, तो अगला पॉइंट है कि प्रति 10 लाख व्यक्तियों के आधार पर एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाएगा। ठीक है, मतलब उसको निर्वाचित किया जाएगा। जहाँ पे 10 लाख लोग होंगे वहाँ से एक सीट बेसिकली, ठीक है, सीट का सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, देखिए संविधान सभा की कुल जो सदस्य संख्या है वो 339 थी, निर्धारित की गई किसके आधार पर, इन्हीं 10 लाख व्यक्तियों के संख्या के आधार पर। ठीक है, अगला पॉइंट अगर देखा जाए स्टूडेंट, देखिए ये याद रखिए आप, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 थी। ठीक है, इनमें से जो 296 सीटें थी वो ब्रिटिश भारत का मतलब ये हुआ कि वह भारत का क्षेत्र जिसमें ब्रिटेन का पूरी तरीके से कब्जा था, यानी पूरी तरीके से उस पर शासन था। ठीक है, और 93 सीट देसी रियासतें का मतलब क्या हुआ, ये वह क्षेत्र था भारत का जिसमें राजा महाराजाओं का शासन था। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट याद रखेंगे 389 सीट थी, जिसमें 296 आपके ब्रिटिश भारत को मिला और 93 सीट आपका देसी रियासत। अगले पॉइंट को अगर देखा जाए तो अगला पॉइंट है आपका 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नर के प्रांतों। अब ये क्या मतलब हुआ सर, गवर्नर के प्रांत का मतलब ये है कि भारत का वह क्षेत्र जिसमें ब्रिटिश तो राज करते थे बट वहाँ पे गवर्नर का राज था, गवर्नर नियुक्त किया गया था उसके शासन को संचालन करने के लिए। और 4 सदस्यों का चयन 4 मुख्य आयुक्तियों के प्रांत में से किया गया, जिसमें अजमेर, कुर्ग, ऐसे करके 4 प्रांत थे जहां से इन सदस्यों का चयन किया गया था। फाइनली कुल 296 सीटों को 292 और +4 के रूप में डिवाइड किया गया। ठीक है, अगर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़े स्टूडेंट, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बिल्कुल अगला पॉइंट अगर देखा जाए स्टूडेंट, तो अगला पॉइंट है हमारा कि जो देसी रियासतों का चयन किया गया था। देखिए जो टोटल आपको 389 सदस्य थे, जिसमें से 296 तो ब्रिटिश भारत से चुने गए थे, तो ये आपके इलेक्टेड मेंबर थे, इनका इलेक्शन हुआ था, चुनाव हुआ था। ठीक है, बट जो 93 जो आपके देशी रियासतों के थे, तो इनका नॉमिनेशन हुआ था। नॉमिनेशन का मतलब क्या हुआ, इनका मनोनयन हुआ था, बेसिकली इनको नाम निर्दिष्ट किया गया था, मनोनीत किया गया था। ठीक है, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया गया। इसका मतलब जो भी वहाँ का राजा था वो जिसको चुनता था वही संविधान सभा का मेंबर बन जाता था। ठीक है, संविधान सभा के लिए जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव कराया गया। ठीक है, और जैसा कि आपको पता चला इसमें आपका नॉमिनेशन प्लस इलेक्शन दोनों के द्वारा चुना गया। इलेक्शन से आपके ब्रिटिश भारत के सदस्य आए और नॉमिनेशन से देसी रियासतों के सदस्य आए। ठीक है, जब इलेक्शन हुआ स्टूडेंट, तो 296 सदस्यों का ही इलेक्शन हुआ। ठीक है, मतलब जो ब्रिटिश भारत के क्षेत्र थे, क्योंकि जो 93 थे उन्होंने अभी अपना भविष्य ही नहीं तय किया था, जो भी देशी रियासती क्षेत्र थे उन्होंने ये डिसाइड ही नहीं किया था कि हमें जाना किधर है, हमें रहना किसके साथ है, संवैधानिक
राज्यों के साथ या गैर संवैधानिक। तो ये फाइनली 296 सीटों पर ही चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस को मिला था 208 सीट। याद रखेंगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मुस्लिम लीग को मिला था 73 सीट मिला था, ठीक है। और जो भी वहाँ पे छोटे समूह थे उनको टोटल 15 सीटें मिली थी। यानी 296 में से सबसे अधिक कांग्रेस को मिला था, मुस्लिम लीग को 73 सीट मिली थी, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर 389 में से 296 ही क्यों? तो मैंने अभी आपको बताया, देशी रियासतों ने संविधान सभा में भाग ही नहीं लिया। भाग न लेने का रीज़न यही था कि उन्होंने डिसाइड ही नहीं किया था कि हम भारत के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, या कहें तो संवैधानिक रूप स्वीकार करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, ठीक है। देखिए, संविधान सभा का जो निर्वाचन हुआ वो एक प्रकार का अप्रत्यक्ष निर्वाचन था बेसिकली, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था, बेसिकली इनडायरेक्ट इलेक्शन ही था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। और नेक्स्ट पॉइंट में आपका पहला पॉइंट आता है कि राज्यों के विधानसभा का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया था उस टाइम, ठीक है। जो भी स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली था, राज्य विधानसभा था, उसका निर्वाचक मंडल के रूप में उपयोग किया गया था। मतलब राज्य के विधानसभा के जो सदस्य थे वही चुन के संविधान सभा के सदस्यों को भेजते थे, तो इसीलिए उसको इनडायरेक्ट इलेक्शन कहा गया, ठीक है। यह निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था। वयस्क मताधिकार, ठीक है, वयस्क मताधिकार आपको पता है, आज के टाइम में वयस्क मताधिकार 18+ माना जाता है, 18 साल या 18 से अधिक आप रहेंगे तो, ठीक है। अगला पॉइंट अगर देखा जाए तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर, शिक्षा, संपत्ति के आधार पर ही सीमित था। मतलब अगर आप शिक्षित हैं, अगर आपके पास संपत्ति है, अगर आप टैक्स देते हैं तो आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बल्कि आज ऐसा नहीं है। अगर आज आपकी स्टूडेंट 18 वर्ष या 18 साल से अधिक हैं आप, तो आज आप जा कर के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट इलेक्शन में अभी भाग लिए भी होंगे, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ अगर बढ़ें तो 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। जो भी निर्वाचित प्रतिनिधि सेलेक्ट हो गए थे, जो जीत चुके थे, उनको वायसराय आमंत्रित किए थे, ठीक है। अगर अगले पॉइंट की बात किया जाए तो संविधान सभा की स्टूडेंट जब चुनाव हो गया था, संविधान सभा के मेंबर सेलेक्ट हो गए थे, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक बैठती है। सारे मेंबर जुटते हैं वहाँ पे, ताकि अब संविधान बनाने के ऊपर डिस्कस हो सके बेसिकली, ठीक है। तो याद रखेंगे आप स्टूडेंट ये पॉइंट, पहली बार बैठते हैं संविधान सभा के मेंबर 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में कुल 207 सदस्यों ने भाग लिया, यानी हिस्सा लिया। अब सवाल ये है कि सर 296 मेंबर का चुनाव हुआ, तो 207 ही सदस्य क्यों? सो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि जो 73 मुस्लिम लीग के जो मेंबर थे, उन्होंने, मुस्लिम लीग ने ये अस्वीकार कर दिया भारत के साथ संविधान सभा बनाने में। उनका ये डिमांड था कि हमारे लिए भी एक अलग से संविधान सभा होनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए उस दिन पहली बैठक में कुल 207 सदस्यों ने ही भाग लिया, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को यानी पहली बैठक के दिन ही संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। याद रखेंगे, पहली बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को हुई, तो जो अस्थायी अध्यक्ष थे, जो संचालन करने के लिए संविधान सभा को चुना गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। अब सवाल ये है कि सर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्यों चुना गया? तो देखिए, फ्रांस की एक परंपरा के अनुसार किसी भी असेंबली में सबसे बुजुर्ग
सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति को अध्यक्ष चुना जाता है। इसीलिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई अध्यक्ष चुना गया। ध्यान रखेंगे। दूसरी बैठक होती है स्टूडेंट 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध का मतलब उनका कॉम्पिटिटर कोई नहीं था, ठीक है, अस्थाई अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया जाता है। बेसिकली चुना जाता या निर्वाचित किया जाता दोनों सेम ही। निर्विरोध का मतलब कोई उनके सामने खड़ा ही नहीं हुआ, तो या आप नॉमिनेटेड कह लो या इलेक्टेड कह लो, तो इलेक्टेड ही हम लोग कहेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे 11 दिसंबर के दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष बन जाते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लग जाता है। लगभग 3 साल का, अगर देखा जाए तो लगभग 3 साल का समय लग जाता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं स्टूडेंट कि भारत का संविधान कितना व्यापक हो सकता था या है भी, और ये समय काल बता रहा है आपको, ठीक है। तो ये फैक्ट्स आप याद रखेंगे। 2 साल 11 महीने और 18 दिन यानी लगभग, और 12 दिन काम किए होते तो 3 साल कंप्लीट हो गया होता, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट से स्टूडेंट, इसके लिए कुल 11 अधिवेशन हुए थे, यानी 165 दिन भारत के संविधान को, कुल अवधि 165 दिन, 11 अधिवेशन को करने में 165 दिन का खर्च हुआ था। मतलब 165 दिन में टोटल 11 अधिवेशन हुए थे। और जो 11वां अधिवेशन था ना स्टूडेंट, वो 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन संविधान बन के तैयार हो गया था, यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। यानी संविधान लागू नहीं हुआ, संविधान बन के तैयार हो गया था, उसे आत्मर्पित या अंगीकृत किया गया, ठीक है। 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। लगभग भारत के संविधान पे शायद 289 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था, ठीक है। और भारत का संविधान बन के तैयार तो 26 नवंबर को ही हुआ था, बट लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम लोग स्टूडेंट भारत का गणतंत्र दिवस आज भी मनाते हैं 26 जनवरी के नाम से। तो याद रखिएगा 26 जनवरी यानी इसलिए मनाया जाता है कि उस दिन हमारा संविधान पूरी तरीके से बन के तैयार भी था और लागू भी पूरी तरीके से किया गया, ठीक है। भारतीय संविधान के निर्माण के समय वेनेगल नरसिंह राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट भारत के संविधान को बनाने में सहयोग किए, इसीलिए इन्हें सांविधिक या संवैधानिक सलाहकार के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। तो ये सवाल एग्ज़ाम में पूछ ले जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगले प्रश्न की अगर बात किया जाए तो 26 नवंबर 1949 को, ये दिन आप याद रखेंगे, भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। देखिए, कहा गया है कि भारत का संविधान भारत के लोगों ने ही बनाया और खुद पर ही लागू किया गया, इसीलिए अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया 1949 को 26 नवंबर के दिन, ठीक है। बट पूर्ण रूप से इस दिन लागू नहीं हुआ था। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। अब सवाल एक ये है कि जब बन के 26 नवंबर 1949 को तैयार हो ही गया था, तो उसी दिन पूरी तरीके से लागू क्यों नहीं हुआ? 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू क्यों हुआ? इस सवाल का जवाब अगर आप जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मुझे भी ऐसा एहसास हो कि आप इंडियन पॉलिटी के लिए बहुत ही एग्रेसिव और इंटरेस्टेड मूड में हैं। अगर आपको पता नहीं है तो आप गूगल कीजिए, किताबों में खोजिए, बट ज़रूर खोज करके कमेंट बॉक्स में इसकी जानकारी हमें दें।
और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी, यहाँ से भी सवाल पूछ लिया जाता है। नाम इस प्रकार है, बट नाम इम्पॉर्टेंट नहीं है। विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर, सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी, ये भारत की उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनती हैं, बेसिकली भारत की पहली महिला राज्यपाल। पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय जी, दुर्गाबाई, हंस मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्षयानी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करीनी, अम्मू स्वामीनाथन। टोटल 15 लेडीज़ थी भारत के संविधान सभा में। अगले फैक्ट्स की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला फैक्ट है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था, इन्हें ऑस्टिन के रूप में भी हम जानते हैं, कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। बेसिकली ये इसलिए इन्होंने कहा होगा कि उस टाइम संविधान सभा में कांग्रेस के मैक्सिमम मेंबर थे, तो ऑब्वियस सी बात है जो सदस्य जीतेगा इलेक्शन वही तो पार्टिसिपेट करेगा संविधान सभा बनाने में। सो इनकी बातों को इग्नोर किया जाए, ठीक है, बट याद रखेंगे फैक्ट्स के रूप में। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अब अंतरिम सरकार के गठन से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि देखिए, जो हमारा संविधान सभा था ना, वो बन के तैयार हो गया था, तो संविधान सभा के जो सदस्य थे, जो संविधान बनाने में लगे थे, वो संविधान बनाते भी थे। तो उसका जो अध्यक्ष का काम करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बट वही संविधान सभा के सदस्य लोकसभा और राज्यसभा के जैसे भी काम करते थे, सदन का भी काम करते, संसद का भी काम करते थे, यानी कानून भी बनाते थे। सो स्टूडेंट, ये इसके जो अध्यक्ष थे वो थे जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर थे, ठीक है। तो चलिए ये फैक्ट्स देखते हैं। 2 सितंबर 1946 को सरकार का गठन किया गया। मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए थे, उनके शामिल होने के लिए विकल्प खुला रखा गया था, बट वो शामिल नहीं हुए। 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार पुनर्गठन किया गया, तब मुस्लिम लीग ने 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट में शामिल किया गया। जो स्वेच्छा से आना चाहते थे, भारतीय संविधान सभा बनाने में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, उनका वेलकम था। उसी में 5 प्रतिनिधि मुस्लिम लीग के भी शामिल हुए। सो स्टूडेंट, ये हमारा था भारतीय संविधान का फर्स्ट लेक्चर। तो स्टूडेंट, कैसा लगा हमारा ये लेक्चर, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और स्टूडेंट, अगले वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 2, ठीक है, जिसमें डिस्कस करेंगे हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देशिका के बारे में। और स्टूडेंट, हम इसके पैरेलल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाते रहेंगे बीच बीच में। तो स्टूडेंट, जुड़े रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस लेक्चर सीरीज़ का बहुत ही आसानी से लाभ मिल सके। और स्टूडेंट, मैं एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ कि जितने भी फैक्ट्स का मैंने अभी डिस्कस किया, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, यूपी SSC, यूपीएसआई, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें इंडियन पॉलिटी पूछा जाता है, तो ये सारे क्वेश्चन उसके लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हैं। सो स्टूडेंट, लगे रहिए, जुड़े रहिए और मेहनत कंटिन्यू करते रहिए। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।